अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है वो टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस के नाम से है। फोर्स को हमने चैप्टर नंबर 3 में रीड किया था कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। इसके वजह से बहुत से इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। एंड देन हम लोगों ने ये रीड किया था कि फ़ोर्स जो है, चूँकि उसका यूनिट न्यूटन है, तो वेट और टेंशन भी है वो भी फ़ोर्स की टाइप में ही आता है। वेट और टेंशन भी फ़ोर्स ही होती हैं। और हम लोगों ने फ़ोर्स के बारे में ये चैप्टर 3 में स्टडी किया था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो चैप्टर नंबर 4 में हमने फोर्सेस को स्टडी करना है कि फोर्सेस क्या होती हैं, फोर्सेस किस तरह की होती हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, फोर्सेस की वजह से कौन कौन से इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, और फोर्सेस जो हैं वो क्या कुछ करती हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का। पैरेलल क्या चीज़ होती है? दो चीज़ें अगर बिल्कुल एक दूसरे के यूं बराबर हों, इस तरह से कि कभी भी किसी भी एंड पॉइंट पर वो मीट ना कर सकें, तो उन्हें हम पैरेलल कहते हैं। इसी तरह से फोर्सेस भी पैरेलल होती हैं। एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है यहाँ पर कि एक शॉपिंग बैग है जिसके अंदर एप्पल्स रखे हुए हैं। इन तमाम एप्पल्स का वेट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, सो दैट द वेट, द फोर्स जो ये नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ लग रही है इन सब एप्पल्स की, वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर इस वक्त ये जो फोर्स है विच इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स द अर्थ, जिसे हम वेट कहते हैं, दिस इज़ पैरेलल, क्योंकि ये कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती लाइंस, तो ये जो हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो इसको इस तरह से यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया, मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है। all the forces यहाँ पर are applied on the same direction। तमाम वो forces जो एक ही डायरेक्शन में अप्लाई की गई हैं, so these are all parallel to each other। तो ये तमाम forces एक दूसरे के parallel हैं। Such forces which are parallel to each other are called parallel forces। ऐसी forces जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हों उन्हें हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल में मैंने आपको बताया, एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी कि अगर हम लोग किसी गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं आगे की तरफ, तो सब लोग 3-4 जितने भी उसे धक्का लगा रहे हैं सब उसे आगे की तरफ धकेल रहे हैं। तो बेसिकली वो लोग उस गाड़ी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो जो फोर्सेस हैं वो सामने की डायरेक्शन में है सबकी, तो वो तमाम फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब पैरेलल फोर्सेस भी आगे से दो तरह की होती हैं, एक होगी लाइक पैरेलल और दूसरी होगी अनलाइक पैरेलल। ये एक ही डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रही हैं, ये हो गई लाइक पैरेलल क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अब कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो लग तो रही होती हैं एक ही पॉइंट पर, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती, जैसा कि इस एप्पल को एक्सप्लेन किया है उन्होंने। एक एप्पल को रस्सी से लटकाया हुआ है एक स्टैंड के ऊपर। अब इस तरह से है कि एप्पल का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और जो ऊपर यहाँ पर ये टेंशन प्रोड्यूस हो गई है उस रस्सी में, उस स्ट्रिंग में, वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। तो इस वक्त जो वेट और टेंशन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन ये दोनों फोर्सेस जो हैं, एक ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस तरह की जो पैरेलल फोर्सेस होती हैं उन्हें हम अनलाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। एक और यहाँ पर एग्जांपल नीचे दी हुई है, एक ही लाइन है, यहाँ इस लाइन के ऊपर एक फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। इस केस में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग की। जब हम गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो हम एक ही लाइन पर थोड़े दो फोर्सेस लगा रहे होते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारी डायग्राम है, ये गिवन डायग्राम है, ये एक गाड़ी का स्टीयरिंग है जिसमें एक साइड से हम इस तरह फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, और दूसरी साइड से हम इस तरफ को फोर्स लगा रहे हैं।
ठीक है, तो ये बेसिकली उसी को आप समझ लें शो किया हुआ है कि हमारी दो फोर्सेस हैं यहाँ पर जो पैरेलल हैं एक दूसरे के, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है। तो ये भी जो एग्जांपल हो गई ये वाली, ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल हो गई। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्स की। ये लाइक पैरेलल फोर्स की डेफिनेशन है, लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, एंड हैव द सेम डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, ऐसी फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर, ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। अब करना किस तरह से है इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट? शॉर्ट क्वेश्चन नोट करें इनका, यहाँ पर आप नोट कर लें। डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ये रजिस्टर्स पे काइंडली लिखिएगा। और किस तरह से हम लोग डिफरेंस लिखते हैं, दरमियान में लगाते हैं एक लाइन, इस तरह से यूँ बॉक्स बनाना है। यहाँ पे आपने लिखनी है लाइक पैरेलल फोर्स, यहाँ पे आपने लिखनी है अनलाइक पैरेलल फोर्स। सबसे पहले इन दोनों को करना है डिफाइन, एंड देन ड्रॉ करनी है आपने सेकंड पॉइंट पे डायग्राम। डायग्राम जो ये ऊपर एप्पल्स वाली है वो लाइक पैरेलल के लिए, और जो दूसरी वाली है जहाँ पे एप्पल को लटकाया हुआ है वो अनलाइक पैरेलल के लिए आप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम लोग इसका डिफरेंस को लिख लेंगे। ये वाली जो हमारी है, ये वाली डायग्राम, ये हमारी लाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए, और ये वाली जो हमारी डायग्राम है ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए है। अच्छा, अब चूँकि फोर्स हमारा एक ऐसा क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, और हमने बताया कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं यहाँ पर इसको शो कर लूँ तो ये जो एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम वेक्टर्स कहते हैं। जैसे मैं ए वाले की एग्ज़ाम्पल लेने लगी हूँ, ये हमारे पास एक फोर्स है जिसका नाम है ए, और ये एक वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ये जो एरो हेड होता है ये डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। एरो हेड आपको ये बताता है कि डायरेक्शन क्या है, ये भी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये भी डायरेक्शन को शो कर रहा है। और जो दूसरा एंड होता है उसकी एंड पे कोई एरो नहीं होता, वो खाली एंड होता है, एंड पॉइंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? उसकी एक साइड पर एरो हेड होता है। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था। तो फोर्स को भी हम लोग वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूँकि फ़ोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फ़ोर्स हों और हमने उनको ऐड करना हो तो वो एक सिंपल मैथमेटिकल 2+2 वाले तरीके से नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। हमने डायरेक्शन को भी ऐड करना है और हम लोगों ने उसके मैग्नीट्यूड को भी ऐड करना है। तो किस तरह से हम लोग ऐड करते हैं, उसके लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल को उसने इस डायग्राम में ही एक्सप्लेन किया है, जो कि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखें, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। हेड टू टेल हम लोग कोई से भी वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रख देते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये हमारा है वेक्टर ए, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वेक्टर ए का ये जो हेड है, हेड वो जगह होती है जहाँ पर एरो बना होता है, उसके ऊपर बी वाले वेक्टर की टेल रख दी है। टेल वो वाला होती है जगह जहाँ पर एरो नहीं होता, यानी कि ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर की टेल रख दी, तो ये बन गया हमारा हेड टू टेल रूल। और हेड टू टेल रूल में हमारे पास इन दोनों का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम आता है, सिर्फ एक वेक्टर जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, जो यहाँ पे आपको आर से शो हो रहा है। ठीक है, किस तरह से हेड टू टेल रूल हम लोग करते हैं? सबसे पहले एक लेते हैं हम यूं करके वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रख देते हैं, और फिर ये जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है
वो होता है हमारा सम कंबाइन इफ़ेक्ट होता है उसमें दोनों फोर्सेस का, जैसे ए और बी का जो कंबाइन इफ़ेक्ट है वो इस रेड कलर की फ़ोर्स में है, और जो रिज़ल्टेंट ऐड होने के बाद फ़ोर्स आती है वो भी एक वेक्टर ही होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो होती है। और हमें किस तरह से पता चलता है कि रिज़ल्टेंट जो हमारे पास आया है वो कौन सा है? जो वेक्टर रिज़ल्टेंट होगा वो हेड के साथ उसका हेड मैच कर रहा होगा और टेल के साथ उसकी टेल मैच कर रही होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो रिज़ल्टेंट वेक्टर है। रिज़ल्टेंट वेक्टर को किस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है ये देखें। यहाँ पे उसने ये रिज़ल्टेंट को डिफ़ाइन किया हुआ है। काइंडली इसको देखें, इस डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं फिर समझते हैं डेफिनेशन क्या है। इसमें उसने लिखा हुआ है रिज़ल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल फोर्स। जो रिज़ल्टेंट आती है यानी जो हमारा आंसर आता है दो फोर्सेस या कितनी भी फोर्सेस को ऐड करने के बाद, इज़ अ सिंगल फोर्स, वो एक फोर्स होती है दैट हैज़ द सेम इफ़ेक्ट एज ऑल द कंबाइंड इफ़ेक्ट ऑफ दी फोर्सेस टू बी एडेड, जिसका इफ़ेक्ट जो है वो सेम होता है तमाम फोर्सेस को ऐड करने के बाद। मतलब जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास तमाम फोर्सेस को ऐड करने के बाद जो एक चीज़ मिलती है वो रिज़ल्टेंट फैक्टर होता है, और उसके अंदर वो तमाम इफ़ेक्ट्स शामिल होते हैं जो अलग अलग फोर्सेस में होते हैं। चूँकि अलग अलग फोर्सेस को हमने ऐड करके एक फ़ोर्स बना दिया, तो जो एक फ़ोर्स आई है वो कम्बिनेशन है तमाम फोर्सेस के इफ़ेक्ट्स का, इसलिए हमने उसको रिज़ल्टेंट फोर्स कह दिया है। और हेड टू टेल रूल के बारे में एक चीज़ ध्यान से रखनी है। उसने कहा कि ये चीज़ हमने नोट रखनी है, इट शुड बी नोटेड दैट हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। जो हेड टू टेल रूल है वो सिर्फ दो ही वेक्टर्स को ऐड नहीं करेगा, बहुत से वेक्टर्स को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो सिर्फ ये जो है एनी नंबर ऑफ़ फोर्सेस का मतलब है कितनी ही अमाउंट की फोर्सेस, भले 2 4 5 6 10 15 भी 100 भी हों तो भी ऐड की जा सकती हैं। द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग रिजल्टेंट फोर्स गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। और जो वेक्टर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो जितनी भी फोर्सेस होंगी तमाम का कंबाइन इफेक्ट शो करेगा, और वो हमेशा एक सिंगल होगा वेक्टर, और उसमें मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। उसकी एग्जांपल उसने यहाँ पे दिखाई हुई है नीचे। इस वाले में आप देखें कि F1 F2 F3, अब यहाँ पे मोर देन 2 फोर्सेस हैं। यहाँ पे हमारे पास ये 3 फोर्सेस को उसने यहाँ पे हेड टू टेल रूल की हेल्प से ऐड किया हुआ है, और इन 3 फोर्सेस का भी जो रिजल्टेंट है वो एक ही वेक्टर हमारे पास है जो रेड कलर में शो हो रहा है। F1 जो है उसके हेड पे F2 की टेल रखी हुई है, और F2 जो है उसके हेड पे F3 की टेल रखी हुई है। और जो रिजल्टेंट फैक्टर आप देख रहे हैं, देखें कि रिजल्टेंट फैक्टर में हमारे पास हेड के साथ हेड और टेल के साथ टेल ने मैच किया हुआ है। तो ये हो गया हेड टू टेल रूल हमारी एग्जांपल। और हमने क्या करना है अगले पेज पर, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेटिक रेशोज़ हैं, ये आपने रिवाइज़ करनी है। इन ट्रिग्नोमेटिक रेशोज़ को हम नेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी होंगी कि हमारे पास जब कभी भी एक ट्रायंगल होती है, उस ट्रायंगल की जो ये चीज़ ज़मीन के नीचे की तरफ लेटी हुई होती है, ये होती है हमारी बेस। जो ऊपर की तरफ होती है ये होती है हमारी परपेंडिकुलर, जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, और जिसके साथ ये वाला एंगल बन रहा होता है वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। और 3 एंगल्स होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। काइंडली ये फॉर्मूलाज को याद करिए। और हमने क्या स्टडी करना है, बिल्कुल इसके नीचे ये एक टेबल गिवन है, इन टेबल की वैल्यूज़ आप याद कीजिए ज़ुबानी कि साइन थीटा, जब थीटा 0 हो तो साइन की वैल्यू क्या होती है, जब कॉस 0 हो तो साइन की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यूज़ आपने काइंडली दोबारा याद करनी है। तो ये है हमारा आज के लिए लेक्चर।